गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और मेरे संग पढ़ेंगे आप अपनी इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो याद कीजिए मेरे चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। आपको क्या करना है, इसे सब्सक्राइब करना है, आइकॉन को दबाना है ताकि मेरी वीडियो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद भारत इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है और लगभग 200 वर्षों तक भारतवर्ष में शासन किया। तो प्रारंभ में भारतवर्ष में इस उपनिवेश में भारतवर्ष में देहात कैसे थे, गांव कैसे थे, वहां पर क्या भू राजस्व व्यवस्था थी, ये सारी व्यवस्थाएं हम जो है इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं जिसकी चर्चा हमने कल की थी। लेकिन कल की वीडियो में यदि आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जो आपको याद रखना हो थे याद ऐसे शब्द थे जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, एक नंबर के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी तरह से पूछे जाएंगे। तो देखिए रिक्त स्थान से उनको फिर से याद कर लेते हैं, देखते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से पढ़ाया और आपने कितनी अच्छी तरह से उसको समझा या सुना। चलिए, पहला रिक्त स्थान ये रहा। सर्वप्रथम बंगाल में अंग्रेजों ने डैश ईस्वी में डैश बंदोबस्त की स्थापना की थी और इस बंदोबस्त को डैश बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, याद कीजिए। और ये वो बंदोबस्त था जिसे बंगाल में प्रारंभ किया गया था। तो वो एक ही बंदोबस्त था जिसका नाम था जिसका नाम था इस्तेमारी। और कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में, 93 में जो है। और इस्तेमारी बंदोबस्त, और इसी बंदोबस्त को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता था, स्थाई बंदोबस्त। बिल्कुल सही कहा। दूसरा रिक्त स्थान ये रहा। 1797 ईस्वी में बर्धमान के राजा जिनका नाम क्या था, उनकी भू संपदाएं जो है वो सार्वजनिक तौर पर बेची जा रही थी क्योंकि उन्होंने लगान समय पर जमा नहीं किया था। तो उन राजा का नाम बताना है, बर्धमान के राजा, उनका नाम था तेज चंद, राजा तेज चंद। तीसरा ये रहा। नीलामी के पश्चात यह पाया गया कि डैश प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी है, सिर्फ दिखाया जा रहा है, कोई मालिक कोई और है, खरीदने वाला कोई, उसे कहते हैं फर्जी। तो कितने प्रतिशत थी? 95%। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मान लिया तेजचंद की जो भू संपदाएं जो है बेची जा रही, तो तेजचंद के ही जो लोग हैं वो चुपके से उन चीज़ों को खरीद लेते थे, उन संपदाओं को फिर से खरीद कर लेते थे, इसे कहा जाता फर्जी। ठीक है। फिर आता है चौथा। अब डैश गांव में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी बन गए थे। किन्हें? अंग्रेजों ने किन लोगों को राजस्व एकत्र करने का जो अधिकार दिया गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था, और वो थे जमींदार। बिल्कुल। और जमींदार के अधीन जो है लगभग कितने गांव होते थे? सोच लिए, एक जमींदार के जो बड़ा जमींदार होता था लगभग 400 तक के गांव भी एक जमींदार के पास हो सकते थे, इतनी बड़ी जागीरदारी उसके पास होती है। फिर पांचवा आता है, कुछ स्थानों में जोतदारों को डैश अथवा डैश क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था ठेकेदार अथवा गांटीदार, या फिर मंडल भी कहा जाता था। याद रखना है, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा ये रहा। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कंपनी की आय बढ़ाने के लिए इस व्यवस्था पहले, इस्तेमारी बंदोबस्त से पहले एक और व्यवस्था स्थापित की थी, जिसे कहा जाता था इजारेदारी। बिल्कुल ठीक है, इजारेदारी, जिसे ठेकेदारी कहा जाता है। और इजारेदारी व्यवस्था स्थापित करी थी। 5 साल के लिए ठेका दिया जाता था, फिर एक एक वर्ष के लिए किया जाने लगा, या 1 वर्ष के लिए था पहले था, फिर 5 वर्ष के लिए किया जाने लगा। तो इस प्रकार से इजारेदारी व्यवस्था थी। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें डैश बोली देने वाले को, कम बोली या ऊंची? बिल्कुल सही होगा, ऊंची बोली देने वाले को राजस्व वसूल करने का अधिकार जो है दे दिया जाता था। वही उसका मालिक हो जाता था और वह राजस्व वसूल करने का अधिकार भी उसे ही होता था। भू राजस्व की बात कर रहा हूँ यहाँ, जो भूमि से कर लिया जाता है। सातवां ये रहा। इस प्रकार इन बेचौलियों की संख्या डैश तक पहुंच चुकी थी। समय बीतता गया तो जो बड़े जमींदार थे ये स्थापित हो गए शहरों में, और पीछे काम करने के लिए क्या रखे गए? बेचौलिए। एक नहीं, इनकी संख्या बढ़ती गई है। कितनी बेचौलिए हो गए थे? 50 तक, या सबने पढ़ा था 50 तक इन बिचौलियों की संख्या हो गई थी। और सारा भार किसके ऊपर था? किसानों के ऊपर, और उससे उनकी स्थिति बहुत बदतर हो गई थी। आठवां ये रहा। ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का डैश आरंभ हुआ था, क्योंकि अब जो है कृषि जो उत्पाद था उससे उनकी आय जो है कम, गेहूं अगर उगाते हैं उससे उनको कम पैसा मिलता था, लेकिन अब वो कैसी वस्तुएं करने लगे जिससे उनको पैसा, तो उसे कहा जाता वाणिज्यकरण। क्या कहा जाता? वाणिज्यकरण। और इस कारण जो है किसान उन फसलों को बीजने लगा जिससे बाजार में मांग थी और पैसे उनको मिलते थे। नौवां ये रहा। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में किसकी स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जिसने भारतवर्ष में जो है
1857 तक जो है शासन किया। ठीक है, फिर 10वां अंतिम ये रहा 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ये आपके इस अध्याय में नहीं है लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था और इम्पोर्टेंट है। क्या था बंगाल के, क्या हुआ था वैसे, ये कौन सा युद्ध था? ये था बक्सर का युद्ध। याद रखना, बक्सर का युद्ध अंतिम जो निर्णायक लड़ाई थी, जहां से बंगाल के शासक अंग्रेज जो है बन गए थे पूरी तरह से, तो वो थी बक्सर की लड़ाई। 22-23 अक्टूबर 1764 को ये लड़ी गई थी। ठीक है, एक तरफ को क्लाइव थे और दूसरी तरफ जो है वो 3 राजाओं का गठबंधन था भारत के। बंगाल के नवाब जिनका नाम था, याद कीजिए क्या नाम था, उनका नाम था मीर कासिम, और अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय थे। और इस युद्ध के पश्चात, जीतने के पश्चात उन्हें क्या मिल गया था? बंगाल की डैश प्राप्त हुई थी, दीवानी। याद रखना दीवानी। और मैंने कहा था दीवानी का मतलब क्या हुआ? दीवानी संबंधी मुकदमे, जैसे कि कृषकों के आपस जमीन को लेकर कोई झगड़े होंगे वो अंग्रेज निपटाएंगे, और दूसरा कृषि से जो आय होगी वो भी अंग्रेज ही उसे लेंगे, हासिल करेंगे। ये किसके साथ हुआ था समझौता? शाह आलम जो भारतवर्ष के जो है वो मुगल बादशाह थे, और बदले में उनको क्या दिया गया? 20 लाख जो है वो उनको सालाना जो पेंशन निश्चित कर दी गई थी। लेकिन अंग्रेजों को क्या मिला इसके बदले में? पूरे बंगाल सबसे फर्टाइल लैंड उस समय हुआ करती थी, तो वहाँ का राजस्व उसे मिलना शुरू हो गया था। तो सीधे ही तौर पर दीवानी के ऊपर उन्होंने हमला किया और छोड़ दिया शासन जो है राजा के ऊपर। तुम्हारी सेना, तुम ही चलाओ शासन, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, ऊपर से मलाई खाएंगे। तो ये कल भी बात हुई थी। तो इस तरह से प्रारंभ हुआ था कंपनी का, अंग्रेजों का भारतवर्ष में एक तरीके के साथ। तो अब चलते हैं आज का विषय, दूसरा भाग। क्या विषय है? दस्तकारों का जीवन। कल हमने जमींदारों का पढ़ लिया था, किसानों का पढ़ लिया था, अब दस्तकार बचे हैं केवल। और दूसरा राजस्व बंदोबस्त, जिसकी बात हमने करी। पहला जो राजस्व बंदोबस्त था तो इस्तेमारी बंदोबस्त था। आज हम इस्तेमारी बंदोबस्त को पूरे डिटेल में जो है पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। पहला, दस्तकारों का जीवन। दस्तकार जो मैंने पीछे भी बताया, पीछे क्या बताया था? दस्तकार, ये दस्तकार ही हैं जो क्या बना रहे हैं? बर्तन बना रहे हैं। ठीक है, या फिर जो है सिलाई कढ़ाई करना, या फिर जो है टोकरियाँ बनाना, कपड़ा बनाना, ये सारे दस्तकार होते थे। और ये गाँव में ही उस समय हुआ करते थे। मुगल काल में जो गाँव थे बिल्कुल आत्मनिर्भर थे, अपनी जो चीज़ें थे वो गांव में ही जो है तैयार की जाती थी। तो ये जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे घरों में, इससे जो है वो हमारा जो है वो समाज चलता था। तो दस्तकारों का जीवन जो है पहले से ही अंग्रेज़ों के समय से ही जो है वो चला आ रहा था, और इसका ढांचा जो है वो वंशानुगत होता था। खासतौर पर दादा जो है आगे अपने बेटे को और बेटे से बेटे तक आगे ये चलते रहते थे धंधे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारतवर्ष में आए तो इसके ऊपर जो विनाशकारी प्रभाव जो है पड़ा। ठीक है, जो परंपरा से चले आ रहे ढांचे थे वो नष्ट होने लगे, छिन्न भिन्न होने लगे। और शिल्पकारों की बात करें, दस्तकारों की बात करें, जो शताब्दियों से काम कर रहे थे और भारत इसके लिए बहुत प्रसिद्ध था, वो सारा जो है बर्बाद हो गया। ठीक है, भारत में जो है अगर बात करें, सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद, ये 3 ऐसी जगह थी जहां पर विश्व भर के लिए जो है यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती थी वो भेजी भी जाती, आयात भी की जाती थी। तो ये ढांचा बर्बाद कर दिया किसने? अंग्रेजों ने। किस तरह से बर्बाद हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे? तो उसके कारण सबसे पहले याद रखना, ये बड़ी मैंने शॉर्टली लिखा है, इसको बड़ा करके आप जो है क्वेश्चन आता है तो आप बड़ा करके भी बता सकते हैं। पहला जैसे क्या है, ये हेडिंग के तौर पर इसको बना सकते हैं। जैसे कि पहला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति। सर्वप्रथम जिस देश में औद्योगिक क्रांति हुई थी वो था इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो माल था वो क्या किस में बनने लगा? बड़े बड़े उद्योगों में। लघु उद्योग खत्म हो गए, बजाय घरों में कोई माल तैयार होना, अब वो कहाँ बनने लगा? मशीनों के द्वारा बड़े बड़े कारखानों में बनने लगा, और बड़े जल्दी बनने लगा। ठीक है, और सस्ती उसका जो आय होती थी, या सॉरी उसका जो मतलब बनाने के लिए जो पैसा लगता था वो कम खर्च के ऊपर, तो कम लागत के ऊपर बनता था, सुंदर बनता था। हाथ में बना हुआ जो है उतना सुंदर नहीं होता था। तो बहुत सारी इसके, तो औद्योगिक क्रांति के कारण क्या था, अब जो अच्छा माल है और सस्ता माल है लोग उसी को खरीदेंगे ना। तो इससे इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण जो है सबसे बड़ा प्रभाव अगर पड़ा वो दस्तकारों के ऊपर था, शिल्पकारों के ऊपर था। जो वो बनाते थे वो अंग्रेज सीधे ही, ये इसका एग्जाम्पल आज की डेट में हम भारतवर्ष का ले सकते हैं। देखिए भारतवर्ष में क्या हो रहा है कि चाइना की सारी चीज़ें बनकर जो भारतवर्ष में मार्केट बिल्कुल ओपन है, विश्व के नियम चलते हैं, कुछ नियम चलते हैं, उसके तहत जो है चाइना हमारे से जो है हमारे को
निर्यात कर रहा है बहुत सारी अच्छी चीज़ें, हम ऐसी चीज़ें आयात कर रहे हैं जो सोच सकते हैं आप लोग कि हमारे जितने भी भगवान हैं, चाहे गणेश है, चाहे वो आपकी दीपावली के समय लक्ष्मी की पूजा करती है, ये सारी मूर्तियां भी कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही है, और धड़ल्ले से बड़े, क्योंकि वो सस्ते दाम पर और सुंदर है। तो हमारे जो लघु उद्योग जो इन चीज़ों का बनाते थे वो ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं लगातार। किसकी वजह से? चाइना की वजह। तो ऐसा ही उस समय हुआ, इंग्लैंड से माल आया और उन्होंने भारतीय जो उद्योग थे, चल रहे थे लघु उद्योग थे, उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि कारण क्या हुआ, दस्तकारों का जो जीवन था वो नर्क समान हो गया, उसके पीछे बर्बादी का कारण क्या था? तो इंग्लैंड के उद्योग। दूसरा, भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों की जो अपनी वस्तुएं थी वो उनकी कम कीमत पर बेचने के लिए व्यवस्था किया जाता था। किसके द्वारा? अंग्रेज। क्योंकि अंग्रेज अब क्या बन गए थे? हमने पढ़ा ना, अंग्रेज क्या बन गए? अब बक्सर के युद्ध के पश्चात यहाँ के मालिक बन गए थे, और आस्ता आस्ता कर करके लगभग 1857 में तो पूरी तरह से मालिक बन गए भारतवर्ष के, है ना। और कंपनी का शासन समाप्त हुआ, सीधे ही गवर्नमेंट जो है, इंग्लैंड की गवर्नमेंट जो सीधा ही महारानी वहाँ की शासन करने लगी। अब जब सत्ता उनके हाथ में आ गई तो भैया अब उनका हुक्मनामा मानना पड़ेगा, उनका डंडा चलेगा। तो डंडा क्या चला कि भाई तुम अपनी वस्तुएं जो है कम कीमत पर, जो लोग घरों में बनाते थे और उनके ऊपर कहा जाता था कि कम कीमत पर, कितनी कम कीमत कि उसमें तुम्हारी मेहनत भी शामिल ना हो, इतनी कम कीमत। तो ऐसा फिर कौन करेगा, फिर कौन बनाएगा घर में बैठकर? क्योंकि उनको मालूम है मुझे अपने बनाई हुई चीज़ों के बहुत कम पैसे मिलने और जिससे मेरा मेहनताना भी नहीं निकलेगा। तो भाई इस तरह से उद्योग धंधे खत्म करवाए अंग्रेजों ने भारतवर्ष के। तीसरा, 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट जो पास किया सरकार ने, अंग्रेजों ने 1813 ईस्वी में, याद रखना, ये वो समय था जब अभी जो है किसका जो है वो शासन चल रहा था? कंपनी का शासन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो 1757 प्लासी का युद्ध के पश्चात से प्रारंभ होता है। और कहाँ पर? 1857, 100 वर्षों का जो समय है वो माना जाता है किसका? कंपनी का शासन, याद रखना। और उसके बाद जब 1857 का विद्रोह होता है तो सरकार जागती है इंग्लैंड की, और वो सीधे तौर पर जो है वहाँ का शासन ले लेती है और कंपनी के शासन को समाप्त कर देती। तो 1813 ईस्वी में जो चार्टर अधिनियम जो है कंपनी ने बनाया था, उसके तहत क्या था कि भारत में इंग्लैंड के व्यापारी जो है अपना व्यापार जो है वो बिना करके मुक्त व्यापार की आज्ञा दे दी। मुक्त व्यापार होता है बिना कोई चुंगी करने देना, किसी प्रकार करने देना है, और इससे क्या उनका माल और भी सस्ता भारतवर्ष में बिकने लगा। और इससे क्या था, अब जो बचे कुचे जो उद्योग लघु उद्योग से बना हुआ माल था वो भी खत्म होगा, क्योंकि लोग किसको खरीदते हैं? भारतवर्ष में। भारतवर्ष का इतिहास देखिए आप। मैं यहाँ कहना चाहूँगा क्योंकि हमारा आप ये कहेंगे कि शायद ये बहुत गलत बात है कि हम में अपने देश के प्रति जो सम्मान है ना वो बहुत कम रहता है। उसकी वजह है, आपने खुद टटोलना, बड़े बच्चे हैं आप लोग, समझ आ जाएगी, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। चाइना कभी भी जो है दूसरे देश की चीज़ों को सीधा एक्सेप्ट नहीं करता है। बाज़ार में बेशक वो सस्ता होगा, लेकिन उसको ये था कुछ समय तक चाइना में। अब चाइना में क्योंकि सारी चीज़ें अपने आप ही बढ़ने लगी हैं, तो वहाँ पर अब चाइना जो अमेरिका तक जो है पहुँच रख रहा है, तो सोचिए ज़रा कहाँ पहुँच गया। तो उसका पहले से ही इतिहास ये रहा है कि उसने अपने आप को आइसोलेट रखा, कभी भी दूसरे देशों के झमेले में नहीं पड़ा, अपने देश में ही जो चीज़ें बनती थी उनकी रिस्पेक्ट आदर करता था। और आज भी वो पहले अपनी तैयार करता है, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी चीज़ों को खरीदने में ही वो अपनी रिस्पेक्ट महसूस करता है। ये उनके ब्लड में ही है, सिखाया जाता है बच्चों को पहले से। और हमारे यहाँ पर तो देखिए आप, ब्रांड, सॉरी मैं कहना चाहूँगा लेकिन समझ जाना इस चीज़ को, ब्रांड, आप भी बड़े होंगे तो समझ लेना, ब्रांड क्या है, किसको ब्रांड मानते हैं हम? एडिडास को। एडिडास कहाँ से आता है? विदेशों से आता है। तो तुम ब्रांड के चक्कर में क्या है, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को जो है नकारते हो। और अपने देश का जब भी तुम नकारते हो तो याद रखना, तुम अपने ही देश के किसी एक व्यक्ति जो उस चीज़ों को बना रहा है, तुम उसी को नकार रहे हो। और विदेश के लोगों को जो जिसके साथ तुम्हारा कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो ग्लोबलाइजेशन है, अब तो जो है देश की बात नहीं होती, अब तो विसारे, लेकिन कम से कम मिनिमाइज अपने देश की जो बनी चीज़ है उसको तो रिस्पेक्ट कीजिए। तो बेहतर है 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट जो पारित किया था अंग्रेजों ने, किसके लिए किया था कि हमारी चीज़ें सस्ती से सस्ती मिले ताकि लोग उसी को ही खरीद ले। और भारतीय के जितना भी बनाने का, देखिए जब भारतीय उद्योग खत्म हो गए, लघु उद्योग खत्म हो गए, तो फिर वो जितनी मर्जी कीमतें बढ़ा ले। लेकिन ये वैसा ही है कि कोई भी अपना जब उद्योग धंधा शुरू कर देता है तो आसपास के जितने भी छोटे छोटे उद्योग होते थे उनकी चीज़ें जितने में बिकती है उससे बहुत कम में बेचता है। और बाद में क्या होता है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर उसके बाद अपनी
चीज़ों की कीमत वो अलग से लगाता है, बढ़ा चढ़ा कर लगाता है। तो वैसा ही जैसे कि आपका जियो शुरू हुआ था जीरो से और आपका हीरो बन गया है और दूसरे ख़त्म हो चुके हैं। तो ये है 1813 का चार ट्रैक्टर जिसका प्रभाव पड़ा दस्तकारों के ऊपर। चौथा है रेलों का विकास। रेलें, अब रेलें जो है आपको याद होगा भारतवर्ष में जो है वो रेल जो 1853 ईस्वी में जो है प्रारंभ हुई थी, मुंबई से था ना। तो रेलें जैसे जैसे बढ़ती चली गई, उनका जाल बिछता गया, तो अब जो माल था उनका वो रेलों के जरिए कहाँ पहुंचने लगा, गांव गांव तक जो है पहुंचने लगा। तो अब जो है जो गांव अभी बचे हुए थे वहां से भी जो है वो ये दस्तकार जो है वो उनके काम जो थे वो खत्म होने लगे, क्योंकि भाई अब सस्ता माल मिलने लगा था, उनके माल को कोई खरीदता नहीं था, तो इसलिए उनको बंद करना पड़ा और दूसरे काम के लिए उसे लगना पड़ा। पांचों है भारतीय वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, अभी भी जो कर रहे थे आयात कर रहे थे, जिनकी मांग थी बाहर, उन पर भी जो है कर लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब कर जितना लगेगा उतना वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई कीमत पे कौन लेगा, कौन देश लेगा, तो इसलिए जो है ये भी खत्म हो गया। मैंने कहा ना कि सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद ये तीन केंद्र ऐसे थे उस समय कि यहाँ से ही विदेशों में जो है आयात होता था बहुत वस्तुओं का, बहुत फेमस था। तो भारत से में इसके प्रतिबंध अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज आ गए थे, उनकी सरकार थी, प्रतिबंध लगा दिए गए, आयात नहीं कर सकते हैं, या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कर लगा दिए गए। भारत में कच्चा माल सस्ते मूल्य पर इंग्लैंड भेजा गया। अब जिन चीज़ों से जो है वो तैयार चीज़ें होती है, देखिए इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति, लेकिन समान उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है वो कहाँ से करता था, उपनिवेश से ही। उपनिवेश जहाँ भी उसको उपनिवेश स्थापित है, हमने पढ़ा ना उपनिवेश बहुत जगह स्थापित है। अफ्रीका में कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं था जहाँ पे अंग्रेजों के उपनिवेश स्थापित नहीं। तो भारत भी एक ऐसा उपनिवेश था जहाँ जैसे कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया उसके लिए प्रूव हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहीं से कच्चा माल, अब मान लीजिए उसका कपड़ा तैयार करना है, अब भाई इंग्लैंड कितना कर है, छोटा सा है, पिद्दू भर, हिमाचल के बराबर भी नहीं होगा, हिमाचल के बराबर मान के चलते हैं। तो भाई इतने छोटे से देश में जो है कितना कर जो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। तो भाई अब कपड़े के लिए कपास चाहिए, कपास भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा होता है, ये सारा कपास वाला इलाका है, तो कपास यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कम कीमत के, कम मूल्य, क्योंकि भाई मालिक थे, जो कह दिया वो करना ही पड़ेगा, जबरदस्ती उनको उगाने के लिए कहना और फिर कम मूल्य पर खरीद लेना, ये अंग्रेजों की नीति थी। और कहाँ चला गया, इंग्लैंड, और इंग्लैंड से बनकर वही तैयार होके आ गया। वैसा ही है जैसे समझ लीजिए आलू जो है वो कितना बिकता है भाई, 10 रुपये किलो, 5 रुपये किसानों से लिया जाता है, 5 या 10 रुपये किलो, और वही 2 आलू, केवल मात्र 2 आलू या 1 आलू जो है पैकेट में बंद होकर कितने रुपए का मिल जाता है, 20 रुपए का मार्केट है ना। तो यही तरीका था इंग्लैंड का बेचने का, खरीदना सस्ते मूल्य पर, ले लेना कच्चा माल और फिर उसे बेचना अधिक मूल्य पर, मुनाफा कमाना। सातवां है राज्याश्रय की समाप्ति। मुगल काल में जब भारतवर्ष में जो राज्य जो शासन स्थापित किया हुआ था, अलग अलग जगह के ऊपर राजा जो है शासन कर रहे थे, तो उस समय जो शासक होते थे वो बहुत मांग करते थे, शासक ही नहीं, उनके जो मंत्री हैं या कोई अधिकारी हैं, वो सारी जो है मांग जो है इन लोगों से ही करते थे। उनकी मांगे यही घरेलू जो लोग थे वो पूरी करते थे, ठीक है। तो इसे कहते हैं राज्याश्रय, राज्य की तरफ से उनको श्रेय था उन चीज़ों का, और बनाइए, मांग थी एक तरह से। लेकिन ये भी खत्म हो गई, क्यों? क्योंकि अब किसका शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया था, और अंग्रेज केवल अपनी ही वस्तुओं को खरीदते थे, अपने द्वारा बनाई हुई, अपने उद्योगों द्वारा बनाई हुई, ठीक है। तो वो अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा रखते थे। हम रख पाने में कितने सफल हुए हैं वो आपको समझना है। तो ये जो है इन दस्तकारों के जीवन का मतलब, इनके जो धंधे बर्बाद हुए इसकी वजह थे ये साथ के साथ। अब चलते हैं दूसरा विषय, राजस्व बंदोबस्त। राजस्व बंदोबस्त जो रेवेन्यू सेटलमेंट थी, कैसे? क्योंकि अब वो मालिक बन गए थे, जमीन के मालिक बन गए थे। बंगाल से उन्होंने प्रारंभ किया था, जो हरा हरा नजर आ रहा ना आपको, ये बंगाल था। तो यहाँ से इनको जो है प्रारंभ हो गया, दीवानी मिल गई, ठीक है, बक्सर के युद्ध के पश्चात। अब जब ये दीवानी मिल गई, यहाँ से राजस्व मिलने लगा, पैसा मिलने लगा। पैसे की जरूरत क्यों हो गई? क्योंकि अब जो कंपनी थी वो जो है राजनीतिक तौर पर भी अधिकार, उसने जमीन के मालिक बन गई थी। एक व्यापारी कंपनी आई, व्यापार से प्रारंभ किया, और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के शासकों को देखा, आपस में लड़ने वाले हैं, कोई देश के प्रति कोई प्यार नहीं है, ये तो लड़ते रहते हैं अपने हितों के लिए। तो भाई उसी का फायदा उठाते रहे, कभी जो है जाफर को उकसाया, कभी मीर कासिम को उकसाया, और इस प्रकार से अपना ध्येय इन्होंने पूरा किया, अपना जो मकसद था उसे पूरा किया, सभी को लड़ाकर। लड़ते रहो और हम मजा करते रहें। ऐसा ही भारतवर्ष में अभी भी ऐसा ही चलता रहता है, आप देखेंगे ऐसा ही पाएंगे आप लोग। ये जरूरी है कि आने वाले जितने भी बच्चे उनको अपना इतिहास को पढ़ाएं और समझे कि हम
किस वजह से गुलामियत का जीवन हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो रहा है, किन कारणों से रहा है, उसके ऊपर जरूर चर्चा करें बच्चों के साथ, या अगर आप टीचर बनते तो उनको जरूर समझाइए। तो भाई राजस्व बंदोबस्त, अब वो मालिक बन गए थे जमीन, तो उन्होंने क्या किया, भू राजस्व एकत्रित करने के लिए जो है 3 तरीके जो है अपनाए। देखिए, एक तो पहले मैंने कहा कि क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अब उनको सेना भी रखना पड़ी थी। अब वो मालिक बन गए थे ना किसी जगह के ऊपर, आस्ता आस्ता करके क्या हुआ, यहाँ पहले तो उन्होंने दे दिया गया, केवल दीवानी ली, लेकिन एक समय के पश्चात वो खुद ही उन्होंने सब कुछ जो है फिर ले लिया पूरी तरह से। वो पूरी तरह से राजा बन गए, शासक बन गए, और उन्होंने अपनी सेना भी रखी। सेना के लिए पैसा चाहिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए पैसा चाहिए, तो इसलिए जो है अब उस भूमि से जो है अधिक से अधिक पैसा, भू राजस्व कैसे एकत्र, क्योंकि सबसे बड़ा जो भू राजस्व आता था वो भूमि से ही आता, भूमि कर से ही आता था, जो भूमि उन्होंने आवंटित करनी है, क्योंकि भूमि के मालिक अंग्रेज हो गए थे। तो जो भी व्यवस्थाएं पहले से थी भारतवर्ष, उनको खत्म कर दिया गया, और 3 व्यवस्थाएं अलग अलग तरह से जो उन्होंने स्थापित करी भारतवर्ष में, जहां जहां वो जाते चले गए। ये व्यवस्थाएं देखेंगे आप लोग, जैसे कि ये रेड से ये थोड़ा सा दिया गया है, तो ये 30% भाग जो है इसी में आया। कौन से, ये थी महालवाड़ी, रैतवाड़ी जो है 51%, और स्थायी बंदोबस्त जो है वो भाग था 19%। स्थायी बंदोबस्त कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये यहाँ पर, जिससे इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं बंगाल से, तो इस्तेमारी बंदोबस्त जिसके प्रति क्या था 19% भाग जो इसके अंडर था। क्लियर हो गया। सबसे ज़्यादा किसके आता, रैतवाड़ी में, और महालवाड़ी उससे कम। क्लियर हो गया। तो भाई एक एक करके पहली व्यवस्था जो है वो है बंगाल का इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, नाम याद रखना है। बंगाल का इस्तेमारी बंदोबस्त, इससे पहले जो व्यवस्था स्थापित थी वो उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं कि वारेन हेस्टिंग्स हुए, उन्होंने एक व्यवस्था स्थापित करी जिसे कहा था ठेकेदारी, इजारेदारी, है ना, इजारेदारी और ठेकेदारी व्यवस्था, जिसमें ठेके पर जो भूमि दी जाती, जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसको दे दिया जाता था, और वो फिर राजस्व वसूल करता था किसानों से, और फिर वो आगे डिपॉजिट करता था। ये व्यवस्था स्थापित थी। लेकिन अब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है एक और व्यवस्था स्थापित करी, ठेकेदार नहीं, उसमें जमींदारों के साथ की। जमींदार जो है भारतवर्ष में मुगल काल से ही विद्यमान थे। जमींदार बड़ी बड़ी जागीरों का मालिक हुआ करते थे, तो भाई उनको ही उन्होंने जमीन का मालिक बना दिया। किसके इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत, ठीक है। किसको बनाया, जमींदारों को, ठेकेदारों को नहीं, जमींदारों को। और इस प्रकार से ये समझौता इन दोनों के बीच में होता है, अंग्रेजों और किसके, जमींदारों के बात कर, जमींदारों के बीच में। केवल इसमें किसान नहीं बुलाए गए, जमींदारों के साथ जो है सहमति जो है की गई, और 22 मार्च 1753 ईस्वी को ये लागू भी कर दिया गया। इस्तेमारी बंदोबस्त पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया। ठीक है भाई, समझ आगे बात। अब इस बंदोबस्त के बाद जो है, अब इसी बंदोबस्त को जो है, जैसे थोड़ा सा इसके परिणाम आए, तो बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी सरकार, इसमें भी इसको लागू कर दिया। केवल मात्र 19% क्षेत्र के ऊपर, जो इन्होंने जीते हुए क्षेत्र थे उसका 19% भाग के ऊपर जो है इन्होंने इस बंदोबस्त को लागू जो है वो किया था। इसकी जो विशेषताएं क्या थी वो पढ़ लेते हैं, बहुत से हमने पढ़ ली है। जैसे कि पहली विशेषता है कि जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया, ये हमने पढ़ लिया है, पूरी तरह से स्वामी मान लिया, वही उसके मालिक है, उसको बेच भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, तब तक जब तक कि वो भू राजस्व देते रहेंगे। भू राजस्व अगर उसने बंद कर दिया तो क्या होगा, नीलाम हो जाएगी संपदा, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, भू राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, हमेशा के लिए निश्चित, कि कोई बढ़ेगा नहीं आगे आने वाले सालों में। जो जितना भू राजस्व कर दिया, और भू राजस्व थी 10/11, जो बहुत ऊंची दर थी, 10/11 बहुत ऊंची, और शेष भाग जो है जमींदार के पास जो है वो रहने दिया जाता था। क्लियर हो गया। तो ये जमींदार भू राजस्व हमेशा के लिए निश्चित है, इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरा, कि यदि भू राजस्व जो है कोई भी स्थिति हो, चाहे वो मान लीजिए कोई अकाल पड़ गया हो, या हो सकता है बारिश नहीं पड़ी उस समय, कुछ और भी कई कारणों से, या फसल का आग लग गई हो, या फिर जो है पशु ने खा ली हो, कोई भी परिस्थितियां हो सकती ना, तो उन परिस्थितियों में भी भू राजस्व जो है वो जमा करवाना ही पड़ता था। ये कंडीशन थी किसकी, इजारेदारी जो बंदोबस्त था उसमें जब सिग्नेचर करने से पहले ये सारी व्यवस्थाएं लिखी होती थी कि ये आपको मानना पड़ेगी, एक्सेप्टेबल होगी। अगर आप भू राजस्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जमीन का कुछ भाग नीलाम कर दिया जाएगा, और उस नीलामी से जो पैसा आएगा वो सरकार की आय होगी। क्लियर है। उनकी आय जो है वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में, सिर्फ यही मकसद था इस्तेमारी बंदोबस्त का। चौथा क्या था, कि जितने भी जमीन से संबंध, पहले क्या होता था, जो जागीरदार होते थे, जो जमींदार की बात मैं कर रहा हूं, तो मुगल काल में जमींदार जो है, जो गांव उसके पास है, उन गांवों का जितने भी न्यायिक प्रबंध है, न्यायिक प्रबंध, वो न्याय देता था। ठीक है। और किसान उनको एक्सेप्ट करता था, वही अंतिम भी माना जाता। राजा के पास कोई नहीं जाता था, क्योंकि उन जमीनों का मालिक जो है कौन होता था, जमींदार होता था। जमींदार ही उनका लिए अन्नदाता होता था, तो उसके आगे वो कभी भी नहीं जाते थे। तो भाई न्यायिक व्यवस्था भी उनसे छीन ली गई, वंचित कर दिया गया। किस, इसी व्यवस्था के तहत।
केवल न्याय ही नहीं, वो अपने जो है अपना कर व्यवस्था, अपना इनकम टैक्स भी लगाते थे, है ना। मतलब हर एक ये सोचते कि छोटे राजा की तरह होगा, तो सारे अधिकार, वो सेना भी रखते थे, वो सारे अधिकार उनसे छीन लिया गया इस इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत। ठीक है, जमींदारों और किसानों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी सरकार, ये भी उसमें लिखा हुआ था। क्या कि सरकार ने मान लिया कि जमींदार किसानों से जो मर्जी सलूक कीजिए, बुरा कीजिए, अच्छा कीजिए, जो भी करना चाहता, उसमें कोई हस्तक्षेप जो सरकार नहीं करेगी। और छठा जो है, किसान जो पहले कभी जमीनों के मालिक होते थे, उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। किसे दे दिया गया था? जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया था। तो ये व्यवस्था थी इस्तेमारी बंदोबस्त, ये है इसकी रूपरेखा, ये इसकी विशेषताएं। क्लियर हो गया? चलिए अब पढ़ लेते हैं इसके कुछ लाभ और इसके कुछ हानियां। इस्तेमारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त कहा जाए, उसका पहला लाभ देखिए, कंपनी के आय निश्चित। भाई कंपनी के तो मजे हो गए, क्योंकि उनको मालूम होगा कि ये आय आएगी ही आएगी। लिखा पढ़ा ना हमने कि कोई भी हालात हो, चाहे अकाल पड़ो हो, आपको राजस्व देना ही पड़ेगा। तो आय उनकी निश्चित हो गई। अब जब आय, मुझे पता है कि मुझे प्रतिवर्ष, जैसे कि मेरी तनख्वाह जो है हर पहली को पड़ जाएगी, मुझे मालूम है कि मेरे अकाउंट में 30,000 आना है या 32,000 आना है, तो मुझे मालूम है आएगा डेफिनेटली। तो मैं क्या करूँगा, पहले से ही उसकी जो है व्यवस्था कर लूँगा, बजट तैयार कर लूँगा कि मुझे 32,000 कहाँ कहाँ जो है वो लगाने हैं। ठीक है, कि क्या मुझे काम करना है, कौन सा कार्य करना है, उस पैसे से कहाँ कहाँ लगाना है। तो इससे क्या कंपनी की आय निश्चित होगी और बजट तैयार करने में सुविधा होगी कि सरकार अब जो है, कंपनी जो है कितना पैसा सैनिकों के ऊपर खर्च करेगी, कितना कहाँ करेगी, कितना कहाँ करेगी, क्योंकि आय निश्चित होगी। तो पहला फायदा इसको ये रहा। दूसरा, राजस्व वसूल करने का जो उत्तरदायी था। अब अंग्रेज लोगों ने बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया हुआ था, कहाँ क्या लेने के लिए? राजस्व वसूल करने आया, किसानों से राजस्व वसूल करने के लिए। अब उनकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब कौन करेंगे? जमींदार करेंगे। भाई जमींदारों को दे दिया हक, भी तुम ही एकत्रित करोगे, तुम ही डिपॉजिट भी करोगे। तो एक जो फौज लगाई गई थी किसके लिए? राजस्व वसूल करने के लिए, वो समाप्त हो गई और उनका कार्य भी कम हो गया। तो इससे क्या, अब वो अपना जो ध्यान है कहाँ देने लगे? साम्राज्य का विस्तार, हम कैसे विस्तार करें। तो काम क्यों कर रहे थे? जमींदार कर रहे थे, उनका जो काम था। और व्यापार के विस्तार का समय भी उनको मिल गया, अपना व्यापार, क्योंकि वो व्यापारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी में व्यापारी कंपनी, तो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना उनका ध्येय था। तो भाई कैसे अधिक से अधिक मुनाफा करें, इसके लिए उनको समय मिल गया। क्लियर हो गया? फिर तीसरा आ गया, जमींदार कंपनी के स्वामी भक्त। अब जिनको जमीन दे दी गई, मालिक मान लिया गया, क्योंकि भाई अब जो युद्ध लड़े थे और जीते थे वो तो मालिक बन गया। यही होता है पहले से, ठीक है, भारतवर्ष में ऐसा ही चला। तो भाई अब उन्होंने क्या करा, युद्ध जीते और उसके बाद फिर से जो जमीन किसको दे दी? बड़े जो लोग होते थे, जमींदार। तो जमींदार किसके भक्त हो गए? अंग्रेजों के भक्त हो गए। तो जब कभी भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ी किसी भी विद्रोह को दबाने में, विद्रोह कौन करेंगे? भारतीय करेंगे, किसान ही करेंगे, कुछ और ही करेंगे। तो उसमें किसने साथ दिया? हमेशा इन जमींदारों ने ही उनका साथ दिया। तो इसलिए जो है जमींदार कंपनी के क्या हो गए? स्वामी भक्त हो गए। इससे उनको कंपनी को फायदा हुआ। हम पढ़ रहे हैं लाभ, तो इस लाभ किसको हुआ? कंपनी को लाभ हुआ। चौथा, जमींदारों के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। वरदान कैसे हुआ? क्योंकि भूमि जो उनके हाथ से चली गई थी, उन्होंने, अंग्रेजों ने जब जीत लिया तो भूमि उनके हाथ से निकल गई। अब वो मालिक नहीं रहे थे। भाई वो भूमि फिर से उनको मिल जाना, ये उनके लिए वरदान ही था। वरदान से कम तो नहीं था ना। अब वो मालिक बन गए थे, फिर से अंग्रेज, नए मालिक आए, नए शासक आ गए, लेकिन उसमें फिर भी वो शासक जो है, जो जमींदार थे, वो जमींदार ही बने रहे। तो एक तरह से इनके लिए वरदान सिद्ध हुई। और इसके अलावा कब तक वो रहते थे मालिक? जब तक वो लगान, उनको मालूम था जब तक वो लगान देता रहेगा, तो लगान कहाँ से ले रहा है? किसानों से। तो किसी भी हालत में किसान पर जुल्म करके जो है वो क्या करता, वसूल करता था लगान, और इस प्रकार से डिपॉजिट कर देता था, और अपनी जो है वो इसी तरह से उनका भूमि पर जो स्वामित्व वो बना रहता था। क्लियर है? और इसके अलावा उनको और अन्य करों में भी छूट दी जाती थी। इस तरह जमींदारों के लिए वरदान सिद्ध हुआ। क्लियर है? उसके बाद जो है पांचवा, कृषि के उत्पादन में वृद्धि। कि इस व्यवस्था से क्या हुआ कि अब जब जमींदार जो है उसके मालिक बन गए, तो जमींदारों ने उसको और प्रोत्साहित करने के लिए कुआं भी खुदवाए। जो अच्छे जमींदार थे उन्होंने जो है किसानों की हेल्प भी करी, क्योंकि वो चाहते थे अधिक राजस्व। अधिक राजस्व कब होगा? जब जो है अच्छी जमीन जो है बनेगी और उसमें सिंचाई के साधन होंगे, अच्छे बीज किए जाएंगे। तो बहुत सारे जमींदारों ने प्रोत्साहित किया जमीनों को, और इस प्रकार से क्या हुआ? अधिक कृषि और पैदावार होने लगी। और बंगाल, यही था कि भारत में सब, बंगाल जो था वो सबसे समृद्ध प्रांत जो है हो गया एक समय में। तो किसके कारण? इसी कारण, इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण। क्लियर हो गया? अब आता है इस्तेमारी बंदोबस्त की हानियां। इसके दोष भी हम पढ़ लेते हैं। दोष क्या है?
आरंभ में जमींदारों के लिए विनाशकारी सिद्ध, जिसकी बात हमने कहा थी। 75% जो है, 75% जो जिम्मेदारियां थी उनको प्रारंभ में बेचा गया, नीलामी हुई। क्यों? बड़ा भारी होता है 75%। तो भाई क्यों? क्योंकि उनकी जो दरें थी, जो भू राजस्व की दरें थी वो बहुत ऊंची थी और वो दे पाना उनके बस में नहीं था, क्योंकि रैयत नहीं देते थे, किसान नहीं देते थे और आगे जमींदार भी दे पाने में असमर्थ थे, तो इस कारण उनकी जो है नीलामी होती थी। क्लियर हो गया? तो आरंभ में जमींदारों के लिए जो है विनाशकारी सिद्ध हुआ, लेकिन समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, देखिए जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ना, तो चीज़ों की जो कीमत है वो बढ़ती चली जाती है, तो वहाँ से मिलने वाला पैसा अधिक मिलने लगा, तो इससे मुनाफा किसका हुआ? जमींदारों का हुआ बाद में। क्योंकि स्थायी बंदोबस्त के कारण क्या था कि जो भी कर होगा वो स्थायी रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ये इस तरह से समझ लिए कि जब कभी भी आप कहीं घर रेंट पे लेते हैं ना, अब मान लीजिए किसी ने शिमला में जो है आज से 20 या 25 साल पहले जो घर जो है किराए पर लिया होगा, तो कितना लिया होगा ना, 400-500 पे लिया होगा। तो भाई मकान मालिक आगे नहीं बढ़ा सकता था, पहले ऐसे ही होता था, तो भाई वो आज भी उतना ही रेंट जो है देते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 1000 हो गया होगा। तो 1000 क्या होता है आज की डेट में? कुछ भी नहीं होता है। तो समय बीतने के साथ साथ क्या हुआ, अब जो जमींदारी जो व्यवस्था थी उनके लिए लाभ होने लगी। ठीक है, सॉरी, उनके लिए अच्छा, प्रारंभ में क्या हुआ, घाटे का सौदा था, उस समय ऊंची दरें थी। तो ऐसा ही पहला ऊंची दर। दूसरा, किसान पूर्ण रूप से जमींदारों की दया पर आश्रित। किसान जिन्हें जो मालिक हुआ करते थे उनको हटा दिया गया था, वो मालिक नहीं रहे थे और किसके अधीन कर दिया गया था? इन जमींदारों के अधीन जो है छोड़ दिया गया था, वो चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हों। तो पूरी तरह से आश्रित थे जमींदारों, सरकार के साथ उनका कोई लेना देना नहीं रहा था। तो जमींदार जो चाहे जैसा चाहे उनके साथ व्यवहार कर सकते थे, वो भी छोड़ दिया था, क्योंकि सरकार ने कहा कि हमारा कोई लेना देना होगा कि आप कैसा कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं और जान से ही मार रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, आप जो मर्जी, हमें सिर्फ भू राजस्व मतलब है, आप हमें भू राजस्व देते रहिए। तो इस तरह से इनकी जो स्थिति थी वो पूरी तरह जमींदारों के हाथ में थी, उनके जैसा होगा वैसे ही। कंपनी की आर्थिक हानि। कंपनी की आर्थिक हानि देखिए, प्रारंभ में बोला ना ऊंची दर, लेकिन समय जैसे व्यतीत करता गया, अब जो है मलाई कौन खाने लगे? जमींदार। उनके पास पैसा बढ़ोतरी उसका लेकिन अंग्रेजों ने क्योंकि ये वादा किया था कि वो आगे जो है अब कर जो है ज़्यादा नहीं करेंगे, उसको बढ़ाएंगे नहीं, वो फिक्स रहेगा। तो इससे क्या हुआ, बाद में जो आमदनी थी वो कंपनी की कम हो गई, क्योंकि समय जैसे जैसे व्यतीत होता ना, चीज़ें महंगी होती है और जो पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनी को ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, है ना। खर्च बढ़ते जाते हैं ज़िंदगी में, जब भी आप बड़े होंगे तो देखना अपने आय बेशक बढ़ेगा, खर्च भी आपके उतने बढ़ते चले जाएंगे। तो कंपनी का खर्च तो बढ़ रहा था, लेकिन उनकी जो आय थी, जो बंगाल जो स्थायी बंदोबस्त हुआ था उससे मिलने वाली जो आय थी वो वैसे ही थी। 100 रुपये अगर मिल रहा है तो 100 रुपये ही अगले साल भी मिलेगा, वो 200 नहीं होगा, क्योंकि वो फिक्स था, लगान बिल्कुल फिक्स था। तो कंपनी के लिए आर्थिक हानि भी साबित हुआ। ठीक है जी। और इससे क्या हुआ, अब जो कर थे वो आर्थिक संकट से अब उसको बढ़ोतरी नहीं कर सकते थे, तो वो कहीं दूसरी तरह से जो बढ़ोतरी करते थे वहाँ से जो वो हासिल करते थे, उसकी भी आगे आएगा। चौथा था अनुपस्थित जमींदारों का उदय। तो भाई पैसा अब जमींदारों के पास ज़्यादा आने लगा, तो उस अधिक पैसे से क्या हुआ, वो समृद्ध हो गए। और समृद्ध हो गए, जब आदमी समृद्ध होता तो कहाँ भागता है, शहरों की तरफ। तो शहरों में जाकर जो है वो बड़े बड़े जो जमींदार थे वो शहरों में चले गए, और जो पीछे जो काम दे दिया गया वो करिंदे रख दिए गए, अपने एजेंट को रख दिया गया, और वो भी जमींदार हो गए गाँव में रहकर। वो भी छोटे नहीं, उनको भी छोटे जमींदार कहा जाता। तो भाई गाँव में रहे छोटे जमींदार और शहरों में चले गए बड़े जमींदार। और इसी तरह से हमने कहा था ना, कितने मझौले कितने आगे थे, 50 आगे थे। इसने बोला कोई बात नहीं, मैं भी आगे रखता हूँ, मेरे पास भी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कहाँ रहा था, लास्ट में किसानों से ही। तो भाई इनका जो ऐश्वर्य प्रिय जो जीवन जो व्यतीत कर रहे थे जमींदार या एजेंट्स, वो पैसा कहाँ से आ रहा, किसानों से ही आ रहा था। उनकी जो दशा थी वो दयनीय हो रही थी, लगातार खराब से खराब हो रही, बदतर हो रही थी। तो जमींदार जहाँ महलों में रहते थे, किसान वहाँ झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर थे। पांचवा, अन्य वर्गों पर करों का अधिक बोझ। अभी कहा ना कि कंपनी की आर्थिक हानि होने लगी, अब वो वहां पर कर तो बढ़ा नहीं सकते, स्थायी है, लेकिन अब कंपनी ने क्या किया, और कर लगाना, जो कर जो है किसानों के ऊपर किसान नहीं लगा पाए, जमींदारों के ऊपर नहीं लगाने पाए, अब जो है कर जो है दूसरी चीजों के ऊपर जो है लगा दिए गए। इससे क्या हुआ कि अब जो गैर कृषक वर्ग था, जो किसान नहीं करता था, उनके ऊपर करों का ज्यादा बोझ पड़ गया, जो न्याय संगत नहीं था, कि लेना किसी और से था और लिया किसी और जगह से लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये भी इसकी हानियां थी। तो 5 हानियां और 5 लाभ। ठीक है। तो उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि जो बंदोबस्त था, हमारी
जो इस्तेमारी बंदोबस्त था, इसके जहां लाभ थे वहां हानियां भी थी, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली। तो आज का इतना ही विषय रहेगा। आशा करता हूं आपने बड़े ध्यान से इसको समझ लिया होगा। अंतिम 2 लाइनें फिर से समझ लेना है, जरूरी है। आज का विचार, जहां सूरज की किरणें पड़ती हों वहीं प्रकाश होता है, और जिस छत के नीचे सभी प्यार से रहते हो वही घर घर होता है। तुम कहो या फिर न कहो, तुम्हारे दिल की बात हर कोई फिर भी समझ जाए वही परिवार होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं आज दुखी हूं, तुम्हारे चेहरा देखकर ही जो है लोग समझ जाए वही लोग जो है परिवार कहलाते हैं। तो बड़े पते की बात है, समझ लेना, आप जिंदगी भर खुश रहोगे इन लाइनों को के अर्थ को यदि आप समझेंगे। मैं हमेशा आपकी कदर करता हूं और आप मेरी कदर करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, उसके लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।